हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रखी है। आप लोग वीडियो को पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन में हमें कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन है और साथ में करंट्स मेंशन है I1, I2, I3 एंड I4 एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच I1, I2, I3 एंड I4 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हमेशा की तरह सबसे पहला चैलेंज आएगा कौन सी रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन सी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो देखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लोग यहाँ पर दो पॉइंट्स एलोकेट कर दीजिए A एंड B। आप आगे के आगे एक रेजिस्टेंस, जैसे ही रेजिस्टेंस आती है इस रेजिस्टेंस के पास कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू VA है, A पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू VA है, तो अगले पॉइंट पे डेफिनेटली पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं इस पॉइंट को C लेबल कर लेता हूँ और मान लेता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू VC है। डन। अगर ये पॉइंट B है तो यहाँ पर पोटेंशियल हो गया VB। तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आई है, इट विल रिमेन VB, इट विल रिमेन VB एंड अगेन हियर अगर C से यहाँ तक चले तो ये होगा VC। ओके। अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस को देखो, इन तीनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VB है। VC माइनस VB, VC minus VB, VC minus VB, which clearly indicates that these three resistances are in parallel combination. Okay? तो मैं डायग्राम को थोड़ा सिंपल करके बना देता हूँ, आप लोग नई डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, बट मैं यहाँ पर इसको सिंपल करके बना देता हूँ ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए कि कौन कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये VC हो गई और यहाँ पर ये हमारे पास हो गया VB। मेरे ख्याल से सर्किट आपको क्लियर होगा। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ करंट, बट फॉर दैट मैं पहले इन तीनों रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा। आपको याद है 1/R का फार्मूला 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया 8/15 150। इससे R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75/4 ओम। बढ़िया। अब हम इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे आएगा 100 ओम और यहाँ पे आएगा 75/4 ओम। ये हमारे पास सिंगल रेजिस्टेंस हमने लगा दी और इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 4.75 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप दो हिस्सों में बंटेगा। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप चला जाएगा 100 ओम के पास, कुछ चला जाएगा 75/4 ओम के पास। ये कैसे करोगे? ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं और हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू R। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू R। यानी कि अब मैं यहाँ पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूँ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा 100 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये 475/4 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 4.75। आपको समझ आ गया मैंने क्या किया? मैंने V1 कैलकुलेट करने के लिए अड़ोसी वाला फार्मूला लगाया R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। R1 थी हमारे पास 100, टोटल हमारे पास हो गया 100 पर 75/4 इंटू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 4.75। जब आपने इसको एलसीएम लिया तो ये बन गया 400/475। मेरे ख्याल से ये आप सबको क्लियर होगा। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये मेरे पास 4 वोल्ट बन जाएगा। मीन्स मैं इस सारे को हटा के यहाँ पर 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू 4 वोल्ट लिख सकता हूँ। क्लियर? इसका मतलब अब यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना बच गया
टोटल था 4.75, 4 वोल्ट चला गया 100 ओम के पास। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल तो डिवाइड होगा, तो नेचुरली यहाँ पर कितना बचेगा 0.75 वोल्ट। हम लोग इसको 0.75 वोल्ट को 3/4 वोल्ट भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी। डन। अब हम वापस चलते हैं। एक्चुअली इतना करने के बाद मैं वापस इस सर्किट पे आता हूँ ताकि मैं करंट्स की कैलकुलेशन फटाफट से कर पाऊँ। ठीक है, मुझे देखना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने तीनों रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके लिख रखा है। यहाँ पे ये तीनों मुझे अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो इन तीनों के पास, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में थी, तीनों के पास पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी होगी 3/4 वोल्ट। अब आप लोग बताओ, क्या आप लोग सभी के थ्रू पास करने वाले करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो? आई थिंक कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके पास रेजिस्टेंस है और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ I1 करंट की, I1 इज द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। इस 100 ओम रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 4 वोल्ट। इसका मतलब I1 करंट की वैल्यू कितनी आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस, दिस कम्स आउट 0.04 एम्पियर। नाउ यू कैन प्रोसीड टू सेकेंड केस I2। यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस, ये आपने कर दिया 3/200, यानी कि मैं अगर इसको लिखूं तो 1.5/100 एम्पियर, यानी कि आप लिख सकते हो 0.015 एम्पियर। उम्मीद है कि क्लियर होगा। जो करंट I2 में से होगा वही I3 भी होगा, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंसेस 50-50 ओम की हैं, तो करंट की वैल्यू सेम होने वाली है। तो मैं लिख सकता हूँ बिना कैलकुलेशन के I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 0.015 एम्पियर। बचा क्या 75 ओम के क्रॉस करंट। तो 75 यानी कि I4 के लिए करंट की कैलकुलेशन करनी है। पोटेंशियल ड्रॉप है 3/4 एंड जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है हमारे पास 75। ये मैं लिख सकता हूँ 3/300, दिस कम्स आउट 0.01 एम्पियर। हमारा आंसर सही है या गलत है, इसको हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखो इधर से करंट आया I1, ये करंट 3 हिस्सों में बट गया, तो हमारे पास जो करंट I1 था वो 3 हिस्सों में बट गया। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। लेट अस चेक I2 प्लस I3 प्लस I4। इन तीनों को ऐड कर दीजिए 0.015, 0.015 एंड 0.01। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट 0.04 एम्पियर, सेम करंट जो हमने I1 पहले कैलकुलेट किया था। उम्मीद है कि ये सबको क्लियर होगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वीडियो को पॉज करके आप लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। You are going to find out equivalent resistance between points A and B। तो सबसे मुश्किल पार्ट वही होता है, हमें देखना है कि कौन सी रेजिस्टेंसेस सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और देखने का बड़ा आसान तरीका है, अगर मैं यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स लूँ जिनके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप देखना है, तो यहाँ से मान लो पीछे से करंट आया तो ये करंट तो कई हिस्सों में बंट गया। ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं आगे देखूं तो सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं सीधा ये नहीं कह सकता कि सभी रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है या सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो मैं सिर्फ फिलहाल इस हिस्से पे फोकस करूंगा, इन 2 रेजिस्टेंसेस के ऊपर 3 ओम एंड 3 ओम ऑन द लेफ्ट मोस्ट ब्रांच ऑफ द सर्किट। ध्यान से देखो, ये दोनों की दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कितना लिखा जा सकता है 6 ओम, है ना। मैं यहाँ पर 6 ओम सीधा लिख दूंगा, आप लोग सर्किट डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करिएगा। मेरे पास इरेज करके रीड्रॉ करने की ऑप्शन होती है, आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको बाद में भी इसको रेफर करना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम चला लूँगा।
मैं इन दोनों रेजिस्टेंसेस 3 ओम और 3 ओम जो कि आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में थी, इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस 6 ओम की लगा देता हूँ। अब आप लोग चेक करके देखो आपको कौन सी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रही है। लेफ्ट मोस्ट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है और यहाँ पर E है, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि इन दोनों के अक्रॉस, दोनों 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप AE होगा। बेटा एक्चुअली तो VE बोलना चाहिए, मैं थोड़ा शॉर्टकट में AE बोल देता हूँ, V छोड़ देता हूँ, ठीक है। आई विल फॉलो द सेम कन्वेंशन थ्रू आउट आवर डिस्कशन। तो AE होगा पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि ये दोनों डेफिनेटली पैरेलल में होने वाली हैं। अगर दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको हाफ करके लिखी जा सकती है, यानी कि नई सर्किट डायग्राम में मैं इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूंगा। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये नई सर्किट डायग्राम क्लियर होगी। आप ध्यान से देखिए व्हाट आई डिड। मैंने क्या किया, 6 ओम वाली दो रेजिस्टेंसेस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस 3 ओम की लगा दी, क्योंकि वो दोनों आपस में पैरेलल में थी। इन दोनों को हटाया, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। इन दोनों को हटाया और इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दी 3 ओम की बिटवीन सेम पॉइंट्स। सेम पॉइंट्स मीन्स कौन से पॉइंट्स थे, A एंड E। तो ये आपके पास नया सर्किट बन गया। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 ओम, ठीक है। ये 6 और 6 अगले 6 ओम आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में आएंगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगी। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। आई रिपीट, ये दोनों 6 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये 6 और 6 ओम आपस में पैरेलल में, यानी कि इन तीनों को हटा के मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ओम की लगा सकता हूँ। इन दोनों को हटा के यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस 3 ओम की लगा सकता हूँ। Here we have 3 ohm, this is 6 ohm, 3 ohm and 3 ohm. So this is new circuit diagram. आप लोग फिर से देख सकते हैं कि कौन सी रेजिस्टेंसेस सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आप लोगों को समझ आएगा कि यहाँ कोई ना कोई सिमेट्री तो डेफिनेटली फॉलो हो रही है, ठीक है। फिर से ये 6 ओम बन गया, दोनों सीरीज में हो गए, फिर वो इसके साथ पैरेलल में हो गया, यानी कि इन तीनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस फिर से 3 ओम बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अगला सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो अगले सर्किट डायग्राम में हम लोगों ने एक 3 ओम की रेजिस्टेंस लगा देनी है, नथिंग एल्स। दीज आर 2 पॉइंट्स लाइक दिस, ठीक है। मैंने क्या किया है, इन दोनों को लिखा 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम आपस में पैरेलल थे, इफेक्टिव हो गए 3 ओम, ये 3 लगा दी, ये 3 एंड 3 आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर से एक नई सर्किट डायग्राम, ये 3 ओम, ये 3 ओम एंड 3 ओम 6 ओम हो गए ये। अब ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में है, दोनों के पास पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू है AB, यानी कि दोनों हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है। दिस इज गोइंग टू बी 2 ओम, ठीक है बेटा। वैसे भी आपको ये याद रखना चाहिए 6 ओम एंड 3 ओम के लिए इफेक्टिव पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम होती है कुछ नहीं है, बट याद रखना आपके MCQs को काफ़ी आसान बना देता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पर हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है जिसमें जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं सभी की वैल्यू सेम है, ऑल आर इक्वल रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ वैल्यू आर। हमें AB पॉइंट के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको कहीं पे भी कोई एग्जैक्ट सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आपने कईयों के मन में आएगा सर ये दोनों पैरेलल में है, आप चेक कर सकते हो A से B तो लिखा हुआ है,
ए से सी से ये पॉइंट डी लिख लेते हैं, ये ई लिख लेते हैं। आप देखो कहीं से भी क्या ए से बी तक करंट के जाने का एक रास्ता है? नहीं। सी पॉइंट पे करंट आपस में एक्सचेंज हो सकता है, डी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे चेक करो, कुछ भी सीरीज में दिखाई नहीं देगा। ना ही कोई दो रेजिस्टेंसेस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा। यहाँ पर ए डी, ए सी, डी सी, डी ई, सी ई, सी ई बी एंड सी बी। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप तुरंत देख के डिसाइड कर पाओ कि ये सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्किट इस लाइन के अबाउट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। ये लाइन कौन सी है इसको भी समझना पड़ेगा। जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उसका बिल्कुल मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ये लाइन जो है डॉटेड लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑन लाइन ए बी। एक्चुअली इसको ड्रॉ करने का पर्पस क्या है? हम लोग सिमेट्री से ये समझ सकते हैं कि जितना करंट, मान लो इधर करंट I1 जा रहा है तो सिमेट्रिकली इधर करंट भी वापस I1 ही आना चाहिए। ठीक है, सर्किट इज आइडेंटिकल ऑन द बोथ साइड्स। आप इसको ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर ये क्या बन रही है? मिरर इमेज। अगर आप यहाँ पर एक मिरर लगा दोगे तो आपको ये मिरर इमेज की तरह दिखाई देगा। अगर इस रेजिस्टेंस से करंट I2 जा रहा है तो दूसरी रेजिस्टेंस CB से भी करंट I2 ही जाना चाहिए। अगर इधर से करंट I3 जा रहा है तो इधर से वापस करंट भी I3 ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर इस हाफ में करंट I4 है तो नेचुरली दूसरी साइड में करंट भी I4 ही होगा। दिस इज सिमेट्री। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें इस पॉइंट पे बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट समझ में आएगा। फोकस एट पॉइंट सी पॉइंट पे देखो, I2 करंट इधर से आया और I2 करंट C पॉइंट से आगे निकल गया। इधर से I3 आया और इधर से I3 वापस चला गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस जंक्शन को ऐसे बना दूं, ना जोड़ूं, आप अगली डायग्राम में ऐसा करना, इसी में मत करना, नहीं तो बाद में याद नहीं आएगा क्या किया था। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो इससे क्या होगा? अभी भी हमारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्री विद मी? तो हम लोग बस एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन रिमूवल मेथड। कनेक्शन रिमूवल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम कनेक्शन को रिमूव कर देते हैं, एक जंक्शन को हटा देते हैं। याद रखने का तरीका क्या है? कौन से जंक्शन को हटाना है? आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, फिर आपने देखना है दोनों तरफ मिरर इमेज बन रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द लाइन ए बी और बी पॉइंट्स कौन से हैं? जिनके अक्रॉस हमने बैटरी जोड़नी है, जिनके अक्रॉस हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब इसके बाद जैसे ही आप ये करते हो तुरंत वैसे ही आपको रेजिस्टेंसेस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई देना शुरू कर देती हैं। नाउ लुक एट दिस। क्या ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं? क्या ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है? आंसर इज यस। अगर मैं इस सर्किट को ऐसे लिखूं R, ठीक है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मेरे पास हो जाएगी 2R। इधर से ये रेजिस्टेंस है मेरे पास R, ये R वापस इधर आ गई, इधर ये पॉइंट आ गया A पॉइंट से आगे ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं। दिस टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास R and here this is 2R and again we have a point P here। अब आपको सर्किट बहुत ही सिंपल महसूस हो रहा है। ये दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R/3। जुगाड़ देखो, एक 2R है और एक R है। अगर एक वैल्यू R हो तो अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करना है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस कम होती है। ये 2/1 हो गया, ये वैल्यू नीचे ऐड कर दो, 2/3 बन जाएगा। यानी कि आपकी नई सर्किट डायग्राम में हम इन दो रेजिस्टेंसेस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस 2R/3 यहाँ पर जोड़ देंगे। अब तीनों रेजिस्टेंसेस R 2
2R/3 एंड R आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रही है। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तीनों को सिंपली ऐड करना है और आपके पास कॉमन हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 8R/3, यानी कि अब नई सर्किट डायग्राम में आपके पास यहाँ पे बनेगा 8R/3 एंड हियर वी हैव 2R। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये दोनों है आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ 2R इंटू 4/7 यानी कि 8/7R। आप लोग एक बार इसको क्रॉस चेक करना, क्या ये 8/7R वैल्यू बनेगी? चेक कैसे करना है आपको? 8R/3 मल्टीप्लाई बाई 2R डिवाइडेड बाई 8R/3 प्लस 2R, यही करोगे तो 3 तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 16R/8 और 6 14, ये कट जाएगा 8/7R, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज परफेक्ट आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। डन बच्चों, अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए। अच्छा, और फिर थोड़ी देर आप लोग सोचिए कि क्या इस बार भी वही सिमेट्री बन रही है जिस सिमेट्री की बात मैंने अभी अभी की है। चेक करो, क्या यहाँ पर ए बी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करें तो क्या आपको मिरर इमेज दिखाई दे रही है? लेट मी ट्राई दिस। ये मैंने किया ऐसे, ठीक है। फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन ए बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मिरर लगाऊं तो मुझे बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द सर्किट डायग्राम आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो मैं जंक्शंस उठा सकता हूँ। बेटा जंक्शन बिल्कुल तोड़ना नहीं है, सभी रेजिस्टेंसेस को अलग नहीं करना, यहाँ से जंक्शन को उठाना है। ये चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं, पहले उठाने का क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि अगर करंट I1 जा रहा है तो इधर से भी करंट जाएगा I1, अगर इधर से I2 जा रहा है तो इधर से भी करंट जाएगा I2, अगर इधर से करंट I3 जा रहा है तो इधर से वापस आएगा I3, अगर इधर से I4 जा रहा है तो इधर से वापस आएगा I4। ये है हमारी सिमेट्री की यूटिलाइजेशन। अगर ऐसा है तो अब आप लोग देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि किस जंक्शन के लगने या ना लगने से इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लुक एट द डायग्राम, मुझे बड़ा क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो I1 आया, I1 गया, यानी कि इस जंक्शन से कोई करंट आया नहीं, कोई गया नहीं। यहाँ से I2 आया, I2 गया, इस जंक्शन के लगने का कोई फायदा नहीं। बट I2 आया, I2 गया, ये ऐसे नहीं तोड़ सकता। I2 आया, I2 गया, तो ये आपस में तो जुड़े रहेंगे। I3 आया, I3 गया, ये दोनों जुड़े रहेंगे, बट इसके जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। I4 आया, I4 गया, इसके जुड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। यानी कि इस सर्किट डायग्राम में मैंने 1 2 3 4 जगह से जो कनेक्शन है वो रिमूव कर दिए हैं। अब ये बीच वाली दो रेजिस्टेंसेस देखो, इन रेजिस्टेंसेस में से कोई करंट ही नहीं पास कर रहा, तो इनके यहाँ पे प्रेजेंट होने या ना होने से सर्किट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा सकते हैं। आप लोग अगली डायग्राम ड्रॉ करके इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा देना। अब देखो, क्या आपको रेजिस्टेंसेस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रही हैं? इट शुड बी देयर। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो मेरे पास जो नई सर्किट डायग्राम है उसमें मुझे पहले सबसे ऊपर 2R, फिर 2R एंड इस तरह से 4 टाइम्स 2R रेजिस्टेंसेस मिल जाएंगी। एंड ये चारों की चारों रेजिस्टेंसेस AB के अक्रॉस लगी हुई हैं। चेक दिस, क्या ये सही है? इसका मतलब ये चारों की चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास
2r/4 4 के फैक्टर से कम हो जाएगी, यानी कि r/2 हो जाएगी। डन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो वी हैव गिवन अ कॉम्प्लेक्स सर्किट। अगर हम इस सर्किट में देखेंगे तो हमें फिर से कोई भी एग्जैक्टली सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं देगा। तो वंस अगेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट सिमेट्री। फॉर दिस वंस अगेन वी विल फाइंड अ लाइन perpendicular to the line AB। अगर हम देखें तो ये दोनों तरफ मिरर इमेज बन रही है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में ऊपर और नीचे भी मिरर इमेज बन रही है। तो इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग तरह की सिमेट्रीज को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक AB लाइन के परपेंडिकुलर वाली सिमेट्री जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक AB लाइन के ऊपर और नीचे वाली सिमेट्री। अगर AB लाइन के ऊपर नीचे सिमेट्री हो तो हम फोल्डिंग मेथड यूज़ करते हैं, बट वो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ऑन मिरर इमेज मेथड, जिसमें हमारे पास ये मिरर बन गया। इस मिरर में हमने देखा जो लेफ्ट साइड में सर्किट है वही एग्जैक्टली राइट साइड में सर्किट है। इसका मतलब जो करंट इस ब्रांच से जाएगा से I1, तो यहाँ से भी I1 जाएगा, यानी कि इस सर्किट के जुड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो करंट यहाँ से I2 जाएगा वही यहाँ से I2 जाएगा, यानी कि इस सर्किट के यहाँ पर भी जुड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स जब हमने इस सिमेट्री को यूज़ कर लिया तब हमारे पास ये सर्किट डायग्राम सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह से बच गई है। ठीक है, अब जैसे ही हम इन दो कनेक्शंस को हटाते हैं वैसे ही हमें रेजिस्टेंसेस सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई देना शुरू कर देती हैं। यू कैन सी हियर कि आपको रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल में दिखाई दे रही हैं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। तो आपको काफ़ी रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रही हैं। मैं इसी सर्किट डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा, आप लोग नई सर्किट डायग्राम पे इसको बनाना। मैं इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 2R। इन दोनों को हटा के आई विल कनेक्ट अनदर रेजिस्टेंस 2R। सेम कैन बी डन हियर। ये दोनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों को हटा के भी मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ 2R। ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इन दोनों को हटा के भी मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ 2R। मेरे ख्याल से आपको सर्किट डायग्राम एकदम से क्लियर होगी। अब आपको सर्किट में ये भी बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन दो पॉइंट्स C और D के बीच में R एंड 2R पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इधर E एंड F के बीच में भी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बनेगा। क्या ये क्लियर है? दोनों के पास पोटेंशियल ड्रॉप CD होगा, इधर इन दोनों के पास EF होगा। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कौन सी रेजिस्टेंसेस हैं? 2R, R। तो अगर एक रेजिस्टेंस R है तो इस नंबर को नीचे ऐड कर दो, 2/3R हो जाएगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू। आप लोग फिर से अगली डायग्राम बनाना। अगली डायग्राम में यहाँ पर भी 2R/3 और यहाँ पर भी 2R/3 बना देना। मीन्स यू कैन ड्रॉ न्यू सर्किट डायग्राम लाइक दिस। दिस इज R, वी हैव अगेन 2R/3 एंड फिर से यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा R। We can repeat the same story on the lower half also। ठीक है, ये R, ये R, ये 2R। Is that okay? अब आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी इस क्वेश्चन में तो मैं फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगाऊंगा, बट मैं आपको थोड़ी फील दिलाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। ये देखो, ऊपर का हाफ और नीचे के हाफ, इस लाइन को छोड़ दो। कौन सी लाइन को छोड़ दो? AB को छोड़ दो, उसके ऊपर और नीचे सर्किट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। और ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? AB के साथ। ये सर्किट और ये सर्किट दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में हैं। दोनों के पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? AB। क्लियर? और दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। अगर दोनों की रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए? हाफ। ठीक है, ये कि इस हिस्से की कैलकुलेशन करके मैं सीरीज रेजिस्टेंस को हाफ कर सकता था। ठीक है, वी विल यूज दिस कंसेप्ट लेटर ऑन, बट आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। ये कितना हो गया? 2R एंड 2R/3।
2R एंड 2R/3 ये दोनों है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये हमारे पास बन जाएगा 8R/3। ये भी 8R/3, नीचे की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, दिस इज अगेन 8R/3। यानी कि हमारे पास नई सर्किट डायग्राम में इधर आ जाएगा 2R, फिर ऊपर आ जाएगा 8R/3 और नीचे भी बिल्कुल आइडेंटिकल सेम रेजिस्टेंस 8R/3 आ जाएगी। और ये तीनों है आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 4R/3। आपके पास आ गया 4R/3 मल्टीप्लाई बाई 2R अपॉन 4R/3 प्लस 2R। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये बन जाना चाहिए 8/10R यानी कि 4/5R। ठीक है बेटा, इसको एक बार चेक करो। फोर R/3 4 2 बिल्कुल सही लग रहा है, परफेक्ट आंसर है। सो दिस इज इक्वल टू 4R/5 यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में हमारे पास 4R/5 बन जाएगी। डन। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग फिर से वीडियो पॉज करके सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। हमें इस केस में एमीटर रीडिंग कैलकुलेट करनी है। एमीटर रीडिंग का मतलब है करंट थ्रू एमीटर, यानी कि बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है। एमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो कि करंट को मेजर करती है, और ये एमीटर जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट ब्रांच के साथ, वो ब्रांच जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और हमें पता है कि बैटरी एक ईमानदार बच्ची है, जितना करंट देती है उतना करंट वापस भी लेती है। यानी कि मुझे यहाँ से आई करंट जो इस बैटरी से करंट जा रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करंट बेशक दो हिस्सों में बंटेगा, फिर टोटल करंट हमारे पास वापस आएगा, उनको ऐड करके टोटल करंट आई आ जाएगा। बट फॉर दैट वी नीड टू अगेन गो थ्रू दिस सर्किट। हमें देखना पड़ेगा कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस क्वेश्चन को दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका देखो, अगर आप लास्ट क्वेश्चन की तरह इन दो पॉइंट्स को ए बी मान लो और इन दो पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो आपको फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आपको सर्किट इधर और उधर लेफ्ट और राइट साइड में एग्जैक्टली आइडेंटिकल दिखाई देगा। अगर आइडेंटिकल दिखाई देगा तो आप कह सकते हो कि इस कनेक्शन के लगे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सर्किट को इस तरह से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। क्या ये बात मेरी क्लियर है? अब करंट में फर्दर आप देखो, ये ऊपर और नीचे वाले सर्किट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यानी कि मैं एक हिस्से की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके उसका हाफ कर दूंगा। तो यूँ समझो कि अगर इसकी रेजिस्टेंस R है ऊपर के हिस्से की, तो नीचे की भी कितनी होगी R। और ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? AB के साथ। यानी कि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए मैं सीधा हाफ कर दूंगा। डन। अब ये देखो, ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में है? 10 ओम एंड 10 ओम, दिस टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो गई है? 20 ओम। क्लियर? 20 ohm and 5 ohm are in parallel combination. 20 ohm and 5 ohm are in parallel combination. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी 4 ohm। आप मेरी बात को समझ रहे हो? 20 ohm मैं सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 5 ohm के साथ हमारे पास जुड़ी हुई है 20 ohm रेजिस्टेंस। मैं इस 5 ओम एंड 20 ओम को सॉल्व कर रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेम सर्किट रिपीट हो रहा है। इधर 20 ओम है और नीचे की तरफ हमारे पास 5 ओम की रेजिस्टेंस है, एंड ये दोनों AB के साथ यानी कि बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। वो बैटरी जिसका पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट है और जिसमें से हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज 4 ओम, तो नेचुरली ये भी 4 ओम होगी, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, 2 ओम रेजिस्टेंस बचेगी। यानी कि जो मेरे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 2 ओम आ जाएगी, एंड 2 ओम इज कनेक्टेड विद ए बैटरी एंड एमीटर, अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट
इसका मतलब करंट की वैल्यू 12/2 यानी कि 6 एम्पियर आ जाएगी। मींस इस सर्किट में से यानी कि एमीटर में से 6 एम्पियर ऑफ करंट पास करेगा। अब क्वेश्चन को अप्रोच करने का दूसरा तरीका, मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को दो मेथड से अप्रोच किया जा सकता है। मैं सर्किट डायग्राम वापस ड्रॉ कर देता हूं जैसा मैंने शुरू में ड्रॉ किया था, ये लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिमेट्री को एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मुझे कुछ रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रही है। ये पॉइंट ए, ये बी, इसको मैं सी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी ए होगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, यहाँ पर भी ए। अगर ये बी है तो यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी होगा, ठीक है। आप इस रिजल्ट को याद रखिए, हमारा रिजल्ट आया है 6 एम्पियर। अब देखते हैं दूसरे मेथड से हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आती है। चलिए बच्चों, अब ध्यान से देखो, AC एंड AC, इस 10 ओम और इस 10 ओम के पास पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू AC है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में हो गए हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों का हाफ यानी कि 5 ओम हो जाएगी। सेम यू कैन सी हियर CB एंड CB, ये दोनों रेजिस्टेंसेस 10 ओम वाली रेजिस्टेंस भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाएगी। यानी कि मैं इस सर्किट डायग्राम को अगर रीड्रॉ करूं तो 5 ओम ऊपर की तरफ। अब मैं इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस 5 ओम की लगा दूंगा। ए पॉइंट से शुरू करूंगा, ये ए पॉइंट से शुरू करूंगा और सी पॉइंट तक जाऊंगा और इन दोनों को हटा के एक 5 ओम की रेजिस्टेंस लगा दूंगा। इन दोनों को हटाया है, ये दोनों किसके बीच में थी, ए एंड सी के बीच में। ए एंड सी के बीच में 5 ओम लगा दिया। इन दोनों को हटाऊंगा, सी एंड बी के बीच में फिर से 5 ओम को लगा दूंगा। तो ये मेरे पास सर्किट डायग्राम नई बन जाएगी जिसमें मैंने कुछ रेजिस्टेंसेस को सिंपलीफाई करके सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक है। वी हैव अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। ये दोनों की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो गई है, 10 ओम। दिस इज 10 ओम। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए हैं, पैरेलल में। ये इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम अपने पास हो जाएगा 10, 2 + 2 + 1, 1/RP, यानी कि RP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 ओम। तो इस मेथड से भी हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आ गई है, 2 ओम। ये 2 ओम ही आई है जो पिछली बार आई थी और इस केस में भी करंट 6 एम्पियर ही आएगा जितना कि पिछली बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इनफाइनाइट लैडर। हम लोगों ने कैपेसिटर्स में भी इनफाइनाइट लैडर पढ़ रखी है, सेम कंसेप्ट यहाँ पर रिपीट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट लैडर ऑफ रेजिस्टेंसेस गिवन है और लेफ्ट मोस्ट साइड पे हमें एक बैटरी 12 वोल्ट की दे रखी है। हमें देखना है कि इस 12 वोल्ट की बैटरी में से कितना करंट पास करेगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ से इस 12 वोल्ट की बैटरी से करंट निकालना है तो मुझे पहले सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने फॉर द टाइमिंग इस बैटरी को हटा दिया है और इस सर्किट को फिर से दोबारा से बना रखा है, ठीक है। जस्ट आप लोग यहाँ से भी बैटरी को हटा सकते हो, बाकी सर्किट को वैसे का वैसा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं साइड पे नोट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप था वो 12 वोल्ट था और मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने इस बैटरी को फिलहाल की घड़ी हटा दिया है ताकि मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकूं। दिस इज व्हाट वी हैव। यू कैन नोटिस दैट सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है और मुझे यहाँ पर इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इस पूरे सर्किट को देखा जाए, कौन सा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंसेस, कौन सा रेजिस्टेंसेस का छोटे से छोटा ब्लॉक जो है, अगर उसको लगातार पीछे 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 जोड़ते चले जाएं तो ये इनफाइनाइट लैडर बन जाती है। यू कैन जस्ट सी हियर, अगर मैं इस पैटर्न को बार बार रिपीट करता चला जाऊं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये लैडर बन जाएगी। यानी कि ये जो रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है यही खुद के पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है,
है ना। अब इसमें गिनती कितनी है, इस तरह के पैटर्न्स की गिनती है इनफाइनाइट, क्योंकि वी हैव इनफाइनाइट लैडर। तो अब अगर ये इनफाइनाइट लैडर है, इस लैडर में से एक स्टेप हटा दें, एक ही ब्लॉक हटा दें या एक ब्लॉक जोड़ दें, तो भी लैडर में स्टेप्स की गिनती कितनी रहेगी, इनफाइनाइट। यानी कि एक स्टेप ऐड करने से या हटाने से लैडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक मोटी सी एग्जांपल है थोड़ी सी गलत है। मान लो कि 1 करोड़ स्टेप्स ऐसे हैं, 1 करोड़ स्टेप्स की रेजिस्टेंस आती है x। अगर उसमें से 1 करोड़ में से 1 कम कर दूं तब भी रेजिस्टेंस x आएगी, 1 करोड़ में से 1 ऐड कर दूं तब भी रेजिस्टेंस x आएगी। Agree with me? What I want to say, if I have this infinite ladder, इस infinite ladder की resistance और equivalent resistance की value मेरे पास x है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर, ये देखो मैंने इस स्टेप को हटा दिया है, ठीक है, फिर एक नया लैडर बन गया है, इस लैडर की रेजिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, x। ठीक है, ये कौन सा लैडर है, ये इतने हिस्से वाला लैडर है, इसकी रेजिस्टेंस भी x होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अगेन सेम इनफाइनाइट लैडर। व्हाट आई वांट टू से कि इस पीछे वाले सारे लैडर की रेजिस्टेंस कितनी है, x, और इस पूरे की भी कितनी है, x। मैं इस सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ। मेरे पास सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, ये लैडर का एक स्टेप है, ठीक है, और ये पीछे वाले हिस्से की रेजिस्टेंस मैंने कितनी ली है, x। ये कहाँ पे जुड़े हुए हैं, इन 2 पॉइंट्स के साथ। तो इन 2 पॉइंट्स के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ गई है जिसकी वैल्यू कितनी है, x। बाकी सबकी जो एक स्टेप था उसकी रेजिस्टेंस थी 111 एंड जो नया सर्किट बना उसकी रेजिस्टेंस भी x है। आई रिपीट द स्टोरी, इतने हिस्से की रेजिस्टेंस कितनी है, x। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी रेजिस्टेंसेस को हटा के बस एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, कितनी, x। तो यू कैन सी दैट सर्किट डायग्राम एग्जैक्टली यही बन गई है। ये वैल्यूज कितनी थी, 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अब जैसे ये सर्किट डायग्राम बन जाती है, आपको सॉल्व करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सॉरी ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मैं गलत बोल गया, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने सॉल्व कर ली है, और अब ये दोनों हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, और रिजल्टेंट इक्विवेलेंट ऑफ दिस होल सर्किट इज अगेन x, मींस आई कैन राइट x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1, यानी कि x इज इक्वल टू एलसीएम ये यहाँ पे ले लिया x प्लस 1, ये हो गया 2x प्लस, इनफैक्ट ये हो गया 3x प्लस 2। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, यहाँ पर हम रीअरेंजमेंट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला जो कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए 10th में पढ़ा था, वो अप्लाई कर देंगे। ये रूट ऑफ 12 बन जाएगा 2 रूट 3, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3। ये माइनस वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होगी, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस रूट 3, ठीक है। 1 प्लस रूट 3 ओम इज रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट लैडर। अगर आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली रूट 3 की वैल्यू 1.7 मान लो, तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 2.7 ओम। डन। हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, 12 वोल्ट, x की वैल्यू है 2.7 ओम, इसका मतलब करंट की वैल्यू हो जाएगी V बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट यानी कि x की वैल्यू V12 है, R इक्विवेलेंट यानी कि x की वैल्यू 2.7 है, हमारे पास हो जाएगा 120 बाई 27 एम्पियर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इन स्टेडी स्टेट। हमारे पास यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स दे रखे हैं जिनकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड गिवन है। हमें इन कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू देखनी है इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है,
जब कैपेसिटर्स चार्ज हो चुके हैं। एक्चुअली जब हम सर्किट ऑन करेंगे तो कुछ पलों के लिए, ठीक है, वो पल कुछ मिली सेकेंड्स हो सकते हैं, कुछ पल के लिए सर्किट में कैपेसिटर्स में भी करंट फ्लो करेगा, यानी उस दौरान कैपेसिटर्स चार्ज होंगे। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगे उसके बाद फर्दर कैपेसिटर्स में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कैपेसिटर्स अपनी स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जस्ट एग्जाम्पल है, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता। मान लो इन दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आता है 5 वोल्ट का, तो जब इस कैपेसिटर के पास भी पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट का आ जाएगा, यानी कि कैपेसिटर के पास 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा, फिर फर्दर कैपेसिटर के ऊपर और चार्ज अकमुलेट होना बंद हो जाएगा, यानी कि तब इस ब्रांच में से, यानी कि वो ब्रांच जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सेम इज द स्टोरी विद 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा उसके बाद कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा, एंड हमें उसी स्टेट को स्टेडी स्टेट बोलना है। और उस स्टेट के ऊपर जब ये कंडीशन अचीव हो जाए तब हमें इन कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। फॉर दैट, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है A एंड B पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एंड C एंड D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, से P एंड से दिस वन इज Q। तो मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, बिटवीन C एंड D। अगर ये मैं कैलकुलेट कर पाया तो मैं कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी फाइंड आउट कर सकूँगा इन स्टेडी स्टेट। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, फिर हम देखेंगे कि हर रेजिस्टेंस के पास कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि जब स्टेडी स्टेट अचीव हो गई तब ये कैपेसिटर्स में से करंट पास नहीं करेगा, यानी कि इन कैपेसिटर्स के लगे या ना लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर द टाइम बिंग मैं एक बार कैपेसिटर्स का सर्किट हटा देता हूँ ताकि आप देख सको कि कौन सी रेजिस्टेंसेस सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आप ये देखो तीनों 4, 3 एंड 2 टोटल कितना हो गया 9 ओम। 9 ओम इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू दिस बैटरी। नीचे देखो 4, 3, 2, 9 ओम, दिस 9 ओम रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी, यानी कि मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि इस 9 ओम रेजिस्टेंस के पास 36 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है, यानी कि इसमें से करंट कितना पास करेगा 4 एम्पियर। करंट का फार्मूला होता है V/R, पोटेंशियल ड्रॉप है 36 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 9 ओम, नेचुरली करंट पास करेगा 4 एम्पियर। सेम स्टोरी इज विद द अपर हाफ ऑफ द सर्किट। क्या ये मेरी बात क्लियर है? जैसे ही हम इसको लिखते हैं वैसे ही मुझे ये समझ में आ जाएगा कि किस रेजिस्टेंस के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे पता है मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है, तो आप लोग देखिए इस 2 ओम रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा। 2 ओम रेजिस्टेंस में से 4 एम्पीयर करंट पास कर रहा है, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 8 वोल्ट। ये 4 एम्पीयर 3 ओम में से पास कर रहा है, इसके पास आएगा 12 वोल्ट। 4 एम्पीयर 4 ओम पे में से पास कर रहा है 16 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। I am just applying V is equal to IR. V is potential difference across a given resistor. Current passing through the resistors and resistance की वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Similarly, I can repeat the story here. 16 volt, then it comes out 12 volt, and in the end this comes out 8 volt. Hope so कि आप सबको क्लियर होगा। ये क्या आया 8 वोल्ट क्या आया 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है Vp माइनस VA। Vp आगे क्यों लिखा, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव है, तो मैं मान के चलता हूँ P पॉइंट इज गोइंग टू बी एट हाई पोटेंशियल एज कंपेयर टू A, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ Vp माइनस VA इज इक्वल टू 8 वोल्ट, Vp माइनस VB इज इक्वल टू 16 वोल्ट। मुझे A और B का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे ख्याल से मेरे पास बनेगा माइनस VA
प्लस वी बी इज इक्वल टू 8 माइनस 16, यानी कि वी ए माइनस वी बी कम्स आउट 8 वोल्ट। यहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी ए माइनस वी बी, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है 8 वोल्ट। यानी कि अब मैं इसके अक्रॉस जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। चार्ज अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप इनटू कैपेसिटेंस C इंटू V, C की वैल्यू हमारे पास है 4 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल ड्रॉप हमने अभी कैलकुलेट किया 8। इट मीन्स दैट इसके पास जो चार्ज की वैल्यू है 32 माइक्रोकूलम आएगी। नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस पार्ट 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड के लिए अब मैं C और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा। नेचुरली जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पोटेंशियल कम हो रहा है, तो C पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मैं लिखूंगा VC माइनस VQ इज इक्वल टू 16 वोल्ट, और यहाँ पर लिखूंगा VD माइनस VQ इज इक्वल टू 8 वोल्ट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, VC माइनस VQ अपने पास आ जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड हमारे पास आ गया 8 वोल्ट। इसका मतलब चार्ज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू 2 माइक्रो, यानी कि 16 माइक्रो कूलम। ओके, तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें एक ही कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का गिवन है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। स्टेडी स्टेट पहुंचने का मतलब क्या है कि कैपेसिटर में अब फर्दर और कोई करंट पास नहीं कर रहा। कैपेसिटर पे मैक्सिमम जितना चार्ज आना था वो आ चुका है। जब कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज आ गया तब कैपेसिटर में से करंट पास नहीं करेगा। यह कि कैपेसिटर के लगे होने या ना लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं कैपेसिटर को हटा दूं तो ये नई सर्किट डायग्राम बन जाएगी। बट इस सर्किट डायग्राम में इस 4 ओम का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 4 ओम की ये जो लेफ्ट वायर है, लेफ्ट एंड है, वो कहीं जुड़ा नहीं हुआ। अगर वो जुड़ा नहीं हुआ तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब 4 ओम में से करंट पास नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं चाहूँ तो सिंपल सर्किट ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे कि ना तो करंट 4 ओम में से पास करना है ना कैपेसिटर में से पास करना है जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में पहुँच गया है। ओके, तो अब मैं इस कटे फटे सर्किट को ऐसे रख सकता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास बाहर का सर्किट बन गया। अब मैं देखूंगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है और सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। ओके, ये दोनों होगी मेरे पास पैरेलल में हम लोग R1 R2 पुन R1 प्लस R2 करेंगे तो ये बन जाएगी अपने पास 6/5। ओके, यानी कि नई सर्किट डायग्राम में 6/5 आपके पास हो जाएगी 1.2 ओम। इसके बाद यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है 6 वोल्ट की, और इधर एक और रेजिस्टेंस है 2.8 ओम की। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2.8 प्लस 1.2 यानी कि 4 ओम हो जाएगी। इसका मतलब इस सर्किट में से करंट कितना फ्लो करेगा 6 वोल्ट अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि 6/4 यानी कि 1.5 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। तो यहाँ से 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब 1.2 ओम के पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा। अगर इस पॉइंट को A मान लूँ, इस पॉइंट को B मान लूँ, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा। रेजिस्टेंस है 1.2 एंड करंट है 1.5, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स A एंड B विल बी गिवन बाय 1.5 इंटू 1.2। मेरे ख्याल से ये 1.8 वोल्ट बन जाना चाहिए, ठीक है। ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया यहाँ पर 1.8 वोल्ट।
किस पॉइंट्स के बीच में आया है, ए एंड बी यहाँ पर थे, ए एंड बी यहाँ पर थे, ए एंड बी यहाँ पर भी होंगे, क्योंकि यहाँ बी से बी तक कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आया, ए से ए तक भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आया। मैं सर्किट में वापस कैपेसिटर को कनेक्ट या रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए ए और बी के पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1.8 वोल्ट, करंट कोई नहीं पास कर रहा। अब 4 ओम के पास कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, क्योंकि 4 ओम में से करंट की वैल्यू 0 है। अगर करंट की वैल्यू 0 है तो 4 इंटू 0 इज गोइंग टू बी 0, मीन्स जो सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप है कितना, VAB, यानी कि 1.8 वोल्ट, ये सारे का सारा इस कैपेसिटर के पास आने वाला है। यानी कि चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विल बी C इंटू V, C की वैल्यू है 2 माइक्रो एंड पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास आया है 1.8, यानी कि चार्ज की वैल्यू बन जाएगी 3.6 माइक्रो कूलम। दिस इज वैल्यू ऑफ चार्ज on this capacitor on steady state. Done. Next question is, we have given a wire जिसको सर्कुलर शेप दी गई, फिर दो यहाँ पर वायर्स कनेक्ट की गई हैं OA and OB, and we have to find out equivalent resistance between points A and B. इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R ओम पर मीटर। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू एज सच नहीं दी है, ये दी है पर यूनिट लेंथ R ओम पर मीटर। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकता हूँ कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तीसरी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एंड ये है चौथी रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस ये। मैं इसे R1, R2, R3 एंड R4 लेबल कर लेता हूँ और मुझे फाइंड आउट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ रहे हो कि ये एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें इस डाटा से कैलकुलेट करनी है, बट है तो ये रेजिस्टेंस, तो इसको मैं R1, R2, R3 एंड R4 से डिनोट कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि AB पॉइंट को रख लो बाहर ताकि हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकें। ठीक है, अब A से B तक एक रेजिस्टेंस है R4, A से B तक है एक रेजिस्टेंस R4। A से B तक ये दो रेजिस्टेंसेस लाइन में जुड़ी हुई हैं R2, R3। A से B तक दो रेजिस्टेंसेस R2 एंड R3 लाइन में जुड़ी हुई हैं, एंड A से B तक एक रेजिस्टेंस है R1। A से B तक एक रेजिस्टेंस है R1। अब हमें इनको कैलकुलेट करना है, हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मस्त दिखाई दे रहा है। ओके, इन दोनों को भी देखो, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी ही होंगी, दोनों ही सेम लेंथ यानी कि रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है एज पर डाटा। ओके, वी विल स्टार्ट विथ R1। R1 कितनी होगी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें R दी है और लेंथ हमारे पास कितनी होगी 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितनी है 2 पाई इंटू 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस। R1 की वैल्यू हो गई π/2R। अब R2 कैलकुलेट करेंगे। R2 एंड R3 इनफैक्ट दोनों बराबर होंगे, दोनों ही रेडियस हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, R ओम पर मीटर है और रेडियस की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। R ओम पर मीटर है तो ये R हो जाएगी। अब बची वैल्यू R4 की, रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ R, ये है 3/4 ऑफ द टोटल सर्कमफ्रेंस, 3/4 ऑफ द टोटल सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3π/2 इंटू R। ये सही हो गया। नाउ वी हैव ऑल रेजिस्टेंसेस। R2, R3 को सीरीज में ऐड करके नई रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। R2, R3 को ऐड किया तो ये रेजिस्टेंस हो गई 2R। R4 एंड R1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। R1 की वैल्यू है π/2R एंड ये वैल्यू है हमारे पास 3π/2R। ठीक है, तो अब ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। 1/RP हो जाएगा 1/2R प्लस 1/πR, ये 2 घूम के ऊपर आ जाएगा, प्लस
ये हो जाएगा 2/3πr। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो r है वो तो अलग से ही हो जाएगा। हम एलसीएम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, वी कैन गो फॉर 6πr एज एलसीएम। ये मेरे पास यहाँ पे बचेगा 3π प्लस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/rp। इसको आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर ऑब्टेन कर सकते हो। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास rp की वैल्यू बन जाएगी 6πr 16 प्लस 3π, 6πr अपॉन 16 प्लस 3π। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। डन। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दे रखी है। वीडियो को पॉज करिए, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको फिर से सिर्फ उन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि कौन सी रेजिस्टेंसेस सीरीज या कौन सी रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और अगर समझ में ना आए तो मैंने आपको पॉइंट वाला मेथड सिखा रखा है। ये पॉइंट बी है तो ये भी बी होगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटर या बैटरी नहीं आई है। तो ये नया पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो जाएगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आर आ गई है। अब देखो इस रेजिस्टेंस के लिए भी पोटेंशियल ड्रॉप BC है, इस रेजिस्टेंस के लिए भी पोटेंशियल ड्रॉप BC है। यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस बेसिकली कौन से कॉम्बिनेशन में हो गई हैं, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गई हैं। इसका मतलब मैं अपनी सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ कर सकता हूँ बाय यूजिंग ओनली वन रेजिस्टेंस। इन दोनों की जगह सिर्फ एक को यूज कर लूंगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी लिखूंगा, R/2। पैरेलल में है तो दोनों R हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगी। तो इन दोनों को हटा के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R/2, दिस इज R, दिस इज R एंड हियर इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। सो ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है बेटा, ये दोनों हो गई हैं सीरीज में 3R/2 और ये है उसके साथ पैरेलल में। अब मेरा जुगाड़ देखो, 3R/2 एंड R। अगर एक साइड में रेजिस्टेंस R है तो ये वैल्यू इधर ऐड कर दो, आपके पास आंसर बन जाएगा 3R/5। दिस इज फाइनल आंसर R इक्विवेलेंट। ये क्लियर है ना। ये दोनों मैंने क्या कर दी थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी 3R/2 और ये नीचे बची हुई रेजिस्टेंस है वो एज सच हम R लिख लेंगे। इन दोनों को आप सॉल्व करके चेक करना, आपके पास आंसर बन जाएगा 3R/5। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। इसमें आपके पास फिर वही टास्क है, AB के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और इसे फाइंड आउट करने के लिए फिर से आपको पॉइंट्स एलोकेट करने पड़ेंगे। ये पॉइंट B है तो नेचुरली ये भी B होगा क्योंकि बीच में कोई बैटरी या रेजिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं आया। अगर ये पॉइंट A है तो ये भी A होगा। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं C और इस पॉइंट को D रख सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दो रेजिस्टेंसेस के पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, AD। यानी कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यानी कि इन दोनों में को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ R/2 ओम की। इन दोनों रेजिस्टेंसेस के देखो BC पोटेंशियल ड्रॉप है तो ये दोनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इन दोनों को हटा के भी मैं एक रेजिस्टेंस R/2 ओम लगा सकता हूँ। यानी कि मैं नई सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। देखो बेटा, आपको समझ में आया मैंने क्या किया। अगर क्लियर नहीं है तो मैं इसी डायग्राम पे आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा दिया और यहाँ पर R/2 लिख दिया। ठीक है, दिस इज R/2। ये सर्किट एग्जैक्टली सेम बन गया। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है 3R/2, ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है 3R/2। यानी कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसमें दो रेजिस्टेंसेस मिलेंगी कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3R/2। क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाफ करके आ जाएगी। यानी कि हमारे पास इस केस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू 3R/4 हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल।